हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं क़मर अब्बास आप लोगों का अपने ही यूट्यूब चैनल अब्बास स्टडी सेंटर पे खैर मकदम करता हूँ। दोस्तों, वेस्ट बंगाल टीजीटी पीजीटी के इस दूसरे प्रैक्टिस सेट में आप लोगों का बहुत बहुत इस्तकबाल है। दोस्तों, आज भी हम लोग क्या है कि नए नए सवालात जो कि पीवाईक्यू बेस्ड भी हैं, इंशाल्लाह कल आप लोगों को क्या है कि पीवाईक्यू कराया जाएगा, जो कि जिससे हमें ये पता चलेगा कि हम कहाँ तक तैयारी की है और हमें कितने तैयारी करना है और किस ट्रैक में तैयारी करना है। दोस्तों, इससे पहले के क्लास में हम लोगों ने क्या है कि यहाँ तक देख लिया था, जो प्रैक्टिस सेट था उसमें हम लोगों ने एक अदब की तारीख़, एक अदब का डेफिनेशन देखी थी कि अदब की अदब की बहुत सी तारीफ़ की गई है। मेरे ख़्याल में इसकी बेहतरीन तारीख़ तनक़ीद हयात है। यहाँ पे तारीफ़ है, बेहतरीन तारीफ़ क्या है? तनक़ीद हयात। ये किसका कौल था? ये मुंशी प्रेमचंद का कौल था। तो यहाँ तक दोस्तों हम लोगों ने क्या है कि देख लिया था इससे पहले के क्लास में। आज क्या है कि प्रैक्टिस सेट 2 आप लोगों के सामने है। और दोस्तों, आप लोगों को एक बात इन्फॉर्म कर दें इस बात से कि मैंने जो वेस्ट बंगाल टीजीटी पीजीटी में जो शामिल निसाब शोरा और उदबा थे और उनकी तारीख़ पैदाइश, जाए पैदाइश और तारीख़ वफ़ात और जाए वफ़ात के बारे में जो वीडियो अपलोड की थी, जो कि एनसीईआरटी से स्क्रीनशॉट लिया गया था। लेकिन जब मैंने पीवाईक्यू देखा है इसका वेस्ट बंगाल का, तो उसमें क्या है कि 1 से 2 क्वेश्चन ऐसा मिसमैच आ रहा है। जैसे कि एनसीईआरटी में जो मीर तक़ी मीर की जो पैदाइश है वो क्या है 1723 और 24 दी है, 1723 और 24 दी है। लेकिन वेस्ट बंगाल टीजीटी का जो पेपर हुआ था इससे पहले, उसमें क्या है कि मीर तक़ी मीर की जो पैदाइश दी है वो क्या है कि 1722 दिया है, 1722, और सही माना भी गया है, सही माना भी गया। तो इसी वजह से मैंने उसको क्या किया है, उसको अभी क्या है कि कुछ वक्त के लिए उसको रिमूव कर दिया, उसमें कुछ संशोधन करके कि जो अथेंटिक और जो आयोग या जो एनसीईआरटी या जो कोई भी एग्ज़ाम कराता है, जो जिस डेट ऑफ बर्थ को और जिस जगहों को मानता है उसको करेक्शन करके आप लोगों के सामने वो भी क्या है दोबारा अपलोड कर दिया जाएगा। और जिन लोगों को ये शक था कि क्या है कि एनसीईआरटी का वो प्रूफ चाहिए, तो क्या है कि टेलीग्राम अब्बास स्टडी सेंटर टेलीग्राम ज्वाइन कर लें। उस पर क्या है कि पूरी की पूरी एनसीईआरटी मैंने वो फ़ोटो सहित अपलोड सेंड कर दिया है। जिन लोगों ने नहीं देखा वो जाके एनसीईआरटी का वो डेट ऑफ बर्थ, जाए पैदाइश और वो सारी चीज़ें देख सकते हैं। इसमें मैंने सिर्फ और सिर्फ क्या है कि उस उदबा को और शोरा को स्क्रीनशॉट लेके एक अलग से पीडीएफ बनाई थी। तो उसमें तो मान के चलिए कुछ नहीं कुछ तो 100 या 110 के आसपास अदीब और शोरा के डेट ऑफ बर्थ, जाए पैदाइश और जाए वफ़ात के बारे में दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, क्या है कि आज के इस सेशन में हम लोग प्रैक्टिस सेट दूसरा करते हैं, कि जिसमें पहले सवाल में पूछा जा रहा है कि प्रेमचंद का कौन सा अफसाना रिसाला ज़माने में सबसे पहले शाया हुआ था। ज़माना क्या है कि ये प्रेमचंद का, देखिए वही ज़माना है दोस्तों, यही रिसाला वो ज़माना है कि जिसमें प्रेमचंद का जो सोज़े वतन जो अफसानवी मजमुआ था जब शाया हुआ था, तो अंग्रेज़ी हुकूमत ने इसको ज़ब्त कर लिया था। और सोज़े वतन में टोटल कितने अफसाने शामिल थे? 5 अफसाने शामिल थे। कितने अफसाने शामिल थे? टोटल 5 अफसाने शामिल थे। और उसका जो 5वां अफसाना था, इसके दुनिया और हुब्बे वतन, इसके दुनिया और हुब्बे वतन, ये एक ऐसा अफसाना था कि जिसको पढ़ने के बाद आवाम में जज्बात उभर कर सामने आने लगे थे। क्या आज़ादी की लहर दौड़ना शुरू हो गई थी। इसी वजह से क्या है कि अंग्रेज़ी हुकूमत ने सोज़े वतन को क्या है ज़ब्त कर लिया गया था। और सोज़े वतन में क्या है कि मुंशी प्रेमचंद क्या है कि प्रेमचंद के नाम से न अफसाना लिखकर नवाब राय के नाम से अफसाना लिखा करते थे। किस नाम से? नवाब राय के नाम से अफसाना लिखा करते थे। और ये नवाब राय जो है, ये मुंशी प्रेमचंद के चचा ने उनको नाम दिया था। क्या? नवाब राय। क्या नवाब राय किसने नाम दिया था? मुंशी प्रेमचंद के चचा ने दिया था। नवाब राय किसने नाम दिया था? मुंशी प्रेमचंद के चचा ने। और ये धनपत राय किसने नाम रखा था? मुंशी प्रेमचंद के वालिद ने नाम रखा था। ठीक है, ये प्रेमचंद के नाम से मशहूर हुए। ये इनकी पैदाइश कब हुई है? 1880 में लम्हे यहाँ पे बनारस में हुई है, और 1836 में इनका इंतकाल हुआ है। कहाँ पे? बनारस ही में। और इसका मशहूर नावल और अफसाने हैं, जो कि क्या है कि प्लेलिस्ट में जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखी है जाकर वो वीडियो देख सकता है। तो पूछा जा रहा है कि प्रेमचंद का कौन सा अफसाना ज़माना में सबसे पहले शाया हुआ? क्या वो कफन है,
निजात है, दुनिया का सबसे अनमोल रत्न है, या सत्याग्रह है। तो दोस्तों प्रेमचंद का सबसे पहला जो अफसाना है जो कि ज़माने में शाया हुआ था वो क्या था? दुनिया का सबसे अनमोल रत्न, दुनिया का सबसे अनमोल रत्न। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। ठीक, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बन सकता है, देखने में आसान है लेकिन जिन लोगों ने क्या है मुताला नहीं किया होगा वो क्या है कि उनके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा कि अल्लामा इकबाल की नज़्म मस्जिद करतबा कितने बंद पर मुश्तमिल है। अल्लामा इकबाल ने मस्जिद करतबा कहाँ पर लिखी थी? स्पेन में लिखी थी। स्पेन का एक शहर है क्या है? करतबा। वहाँ पर एक मस्जिद है जो कि क्या है 1236 में इसकी बुनियाद रखी गई थी। 1236 में बुनियाद रखी गई थी जब क्या है कि तीसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस 1933 में जब अल्लामा इकबाल क्या है कि गोलमेज सम्मेलन में शिरकत करने के बाद वापस आ रहे थे तो यहाँ पे वह हस्पानिया में भी रुके थे और वहाँ पे क्या है मस्जिद करतबा की ज़ियारत भी की थी। और इसी करतबा की ज़ियारत के बाद क्या है कि अल्लामा इकबाल ने 1933 में क्या है कि नज़्म मस्जिद करतबा लिखा था, जिसमें टोटल कितने नज़्म थे, कितने बंद थे? क्या 16 थे या 13 थे या 5 थे या 8 थे? तो दोस्तों क्या अल्लामा इकबाल की जो मशहूर नज़्म मस्जिद करतबा है उसमें टोटल कितने बंद है? 8 बंद है। कितने बंद हैं? 8 बंद हैं और हर एक बंद में एक मरकज़ी ख्याल पैदा गया। जैसे कि ये नज़्म शुरू ही होती है कि सिलसिला रोज़ व शब। अल्लामा इकबाल ने नज़्म के तो पहले तो क्या ज़माने की तारीफ़ की है, फिर उसके बाद तक़वियती निज़ाम की बात की है, दुनियावी तक़वियती निज़ाम की बात की है, फिर उसके बाद क्या है कि मर्द मोमिन की बात की है, फिर मस्जिद करतबा की तारीफ़ की है। इस तरीके से आगे बढ़ते बढ़ते क्या है पूरी की पूरी मंजरकशी की है मस्जिद करतबा की तरफ। और उन्होंने क्या है वहाँ पर जब 1933 में जब मस्जिद करतबा के में थे तो क्या है कि वहाँ से अपने एक दोस्त के नाम से ख़त भी लिखा था और उसको पूरी सियाहत के बारे में, पूरे सफ़र के बारे में उन्होंने ये बताया था कि मुझे मस्जिद करतबा की ज़ियारत बहुत ही दिल नशी लगी है, बहुत ही यहाँ पे क्या है कि महजूज़ हूँ, यहाँ पे आने के बाद दिल मुतमईन हो गया। और मस्जिद करतबा क्या है कि ये हरम के मिसल करार दिया, किसको? हरम के मानिंद करार दिया। ठीक, ये मुसलमानों का अमीन है। क्या है? मुसलमानों का अमीन है। किसके बारे में कहा था? करतबा के बारे में कहा था। ठीक, ये अल्लामा इकबाल की नज़्म है जो कि क्या है इनके दूसरा शेरी मजमुआ जो कि बाले जिब्रील है। क्या है? बाले जिब्रील है। इसमें ये शामिल निसाब जिब्रील है। इसमें ये क्या है कि ये नज़्म शामिल है। अल्लामा इकबाल का पहला मजमूआ कलाम क्या है कि बांगे दराए, दूसरा क्या है बाले जिब्रील, तीसरा क्या है ज़रबे कलीम, चौथा क्या है अरमगान हिजाज़। और दोस्तों अरमगान हिजाज़ वो शेरी मजमूआ है कि जिसमें उर्दू नज़्म और फ़ारसी नज़्म दोनों तरीके की नज़्म शामिल है। ठीक, ये भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि जिसमें पूछा जा रहा है कि देखिए आ गया वही सवाल कि नज़्म मस्जिद करतबा अल्लामा इकबाल के किस शेरी मजमूए कलाम में शामिल है। तो दोस्तों अगर नज़्म मस्जिद करतबा की बात किया जाए तो अल्लामा इकबाल की ये क्या है 1923 में लिखी हुई नज़्म है। 1933 में लिखी हुई नज़्म है। और ये अल्लामा इकबाल के दूसरे शेरी मजमूए 1935 में जो शाया हुआ था इसी में शामिल है। किस में शामिल है? 1935 बाले जिब्रील में शामिल है। और यहाँ पे क्या है बितरतीब यहाँ पे दिया गया। पहला शेरी मजमुआ क्या है? बांगे दराए जो शाया हुआ 1924 में। दूसरा शेरी मजमुआ कौन सा है? वह बाले जिब्रील है जो शाया हुआ 1935 में। और तीसरा अल्लामा इकबाल का तीसरा शेरी मजमुआ वह क्या है? ज़रबे कलीम है जो शाया हुआ है 1936 में। और चौथा जो शेरी मजमुआ है वह क्या है? अरमगान हिजाज़ है जो कि शाया हुआ 1938 में। ये चार के चारों क्या है कि वे अल्लामा इकबाल के मशहूर शेरी मजमूए हैं। और ये नज़्म मस्जिद करतबा जो है अल्लामा इकबाल के दूसरे शेरी मजमूए बाले जिब्रील में शामिल है जो कि शाया हुआ 1935 ईस्वी में। कब शाया हुआ है? 1935 ईस्वी में। ठीक, फिर दोस्तों बात किया जाए गालिब शिकन किसकी तसनीफ़ है। जब मैंने PYQ देखा तो उसमें बहुत सी तसनीफ़ात के बारे में भी पूछा गया था, इस वजह से मैंने बहुत सर्च किया। और इंशाल्लाह क्या है कि जितने भी अदीब और शोरा जो शामिल निसाब हैं और उनसे मुताल्लिक़ जो जिन लोगों ने मुहक्किक ने माहिर लसानियात ने जो भी तसानीफ़ की हैं, तसनीफ़ लिखी हैं, उन इंशाल्लाह क्या आप लोगों के सामने पेश किया जाएगा। पूछा जा रहा है गालिब शिकन किसकी तसनीफ़ है? क्या काजी अब्दुल वदूद की है, मिर्ज़ा वाजिद हुसैन की है, या अख्तर हुसैन रायपुरी की है, या यगाना चंगेज़ी की है? तो दोस्तों गालिब शिकन जो तसनीफ़ है वह किसकी है? यगाना चंगेज़ी की तसनीफ़ है। गालिब शिकन किसकी तसनीफ़ है? यगाना चंगेज़ी की तसनीफ़ है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा।
अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि जिसमें पूछा जा रहा है, अब यहाँ से एक नज़्म से सवाल पूछा जा रहा है। किससे? नज़्म से पूछा जा रहा है कि कावे कावे सख्त जानी हाय तन्हाई न पूछ, सुबह करना शाम का लाना है जुए शीर का। अब ये क्या है कि दर्जबाला शेर किसकी गज़ल का शेर है? जो शामिल निसाब अल्लामा इकबाल की जो गज़ल है उसी से शेर से ये क्या है उठाया गया कि कावे कावे सख्त जानी हाय तन्हाई न पूछ, सुबह करना शाम का लाना है जुए शीर का। ठीक दोस्तों, ये जो शेर है अल्लामा इकबाल की जो नज़्म शामिल निसाब नज़्म है, जो रदीफ़ अलिफ़ की है कि नक्श फरियादी है किसकी, ये क्या है कि उसी शेर का, ये उसी गज़ल का ये क्या है शेर है कि कावे 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 सख्त जानी हाय तन्हाई न पूछ, सुबह करना शाम का लाना है जुए शीर का। ये उसी नज़्म का एक मिसरा है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे मिर्ज़ा गालिब सही हो जाएगा। मोमिन खान मोमिन भी शामिल निसाब हैं, मोहम्मद रफ़ी सौदा भी हैं, वहशत कलकत्तवी भी क्या है कि शामिल निसाब गज़ल गो शायर हैं। तो इन तीनों के बारे में अभी हम लोगों ने क्या है कि वीडियो नहीं देखी है, इंशाल्लाह वो भी आप लोगों के सामने प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो यहाँ पे क्या है कि इस सवाल का जवाब क्या होगा? मिर्ज़ा गालिब। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि जिसमें पूछा जा रहा है कि सर सैयद ने साइंटिफिक सोसाइटी का क़याम कहाँ पे किया था? क्या अलीगढ़ में किया था, लखनऊ दिल्ली में किया था, लखनऊ में किया था या गाज़ीपुर में किया था? तो दोस्तों, सर सैयद ने जो साइंटिफिक सोसाइटी का जो क़याम किया था वह कहाँ पे किया था? गाज़ीपुर में किया था। जब ये क़याम कर रहे थे गाज़ीपुर में, तो उसी समय क्या है साइंटिफिक सोसाइटी का क़याम किया था। और जब ये गाज़ीपुर से अलीगढ़ मुंतकिल हो गए तो साइंटिफिक सोसाइटी का ऑफिस भी क्या है अलीगढ़ को क्या है मुंतकिल कर लिया। फिर आगे सवाल में भी आएगा कि कब बनाया गया, इसका मकसद क्या था, वगैरह वगैरह। इन सब पे क्या है कि सवालात आएंगे, तो उस सवालात के ज़रिए हम लोग एक एक करके समझेंगे। ठीक, तो यहाँ पे क्या है गाज़ीपुर, सर सैयद ने साइंटिफिक सोसाइटी का क़याम कहाँ पे किया था? गाज़ीपुर में किया था। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, जिसमें पूछा जा रहा है कि प्रेमचंद कलम का मज़दूर, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल बन सकता है कि प्रेमचंद कलम का मज़दूर किसकी तसनीफ़ है? ये क्या है? एक तसनीफ़ है। पूछा जा रहा है कि प्रेमचंद कलम का मज़दूर किसके ज़रिए लिखी गई तसनीफ़ है? क्या अली अहमद फ़ातिमी के ज़रिए लिखी गई तसनीफ़ है, या प्रेम गोपाल मित्तल के ज़रिए लिखी गई तसनीफ़ है, या डॉक्टर सादिक के ज़रिए लिखी गई तसनीफ़ है, या क्या है कि मदन गोपाल के ज़रिए लिखी गई तसनीफ़ है? तो दोस्तों क्या है कि ये प्रेमचंद के अफसानों के ऊपर, और उसमें ये दर्शाया गया है कि जिस तरीके से क्या है कि वो मज़दूरों और देहाती और ज़िंदगी और क्या है कि मुतवस्सित तबकों का है कि अपने तख्लीक़ात में मंजरकशी करते थे और अपने तख्लीक़ात में उन्हीं लोगों का किरदार पेश करते थे। तो उसी को ध्यान में रखते हुए क्या है कि मदन गोपाल ने प्रेमचंद कलम का मज़दूर एक तसनीफ़ लिखी है। ठीक, और इसमें क्या है कि प्रेमचंद के बारे में उन्होंने बखूबी और वजाहत के साथ उनके तख्लीक़ात की खुसूसियात और उसके अफसाने की खुसूसियात और इन सब के ऊपर गुफ्तगू की है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 यानी मदन गोपाल सही हो जाएगा कि प्रेमचंद कलम का मज़दूर किसकी तसनीफ़ है? मदन गोपाल की तसनीफ़ है। किसकी तसनीफ़ है? मदन गोपाल की तसनीफ़। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि जिसमें पूछा जा रहा है यहाँ पे क्या है कि खतूत का मजमूआ है। ये भी हम लोग क्या है कि फ़ैज़ अहमद फैज़ का जब क्लास देख रहे थे तो उसमें भी ये मेंशन किया गया है। सलीबे मेरे दरीचे में किसके खतूत का मजमूआ है? क्या फ़ैज़ अहमद फैज़ का है, मिर्ज़ा गालिब का है, प्रेमचंद का है, या रशीद अहमद सिद्दीकी का है? तो सलीबे मेरे दरीचे में ये सिनफ़ी हैसियत इसकी क्या है, ये भी पूछ सकता है कि क्या है कि सलीबे मेरे दरीचे में सिनफ़ी हैसियत क्या है? तो ये क्या है? एक खतूत का मजमूआ है। किसका है? फ़ैज़ अहमद फैज़ का है। और क्या है कि हमारे शामिल निसाब क्या है कि मिर्ज़ा गालिब के मिर्ज़ा गालिब के खतूत के मजमूए भी शामिल हैं कि जो कि का खतूत है जो उर्दू मुअल्ला और उर्दू हिंदी, उनमें से क्या है कि खतूत हमारे निसाब में शामिल है वेस्ट बंगाल पीजीटी में। यहाँ पे क्या है? फ़ैज़ अहमद फैज़ का सलीबे मेरे दरीचे में खतूत का मजमूआ है। तो सलीबे मेरे दरीचे में किसके खतूत का मजमूआ है? फ़ैज़ अहमद फैज़ का है। किसका है? फ़ैज़ अहमद फैज़ का है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि जिसमें पूछा जा रहा है दोस्तों कि राजेंद्र सिंह बेदी ने अफसाना लाजवंती
किस सन में तहरीर किया है, किस सन में तहरीर किया है। अभी क्या है कि कल ही के क्लास में आप लोगों से बात की गई है कि क्या राजेंद्र सिंह बेदी का जो अफसाना लाजवंती यही है, क्या है कि नफ्सियाती अफसाना है, क्या है नफ्सियाती अफसाना है, जो मग़विया औरत और तक़सीम मुल्क के सानहे पर मुश्तमिल है। किस पे? मग़विया औरत और क्या तक़सीम मुल्क के सानहे पर, जिसमें क्या है कि जब देश आज़ाद होता है तो बहुत सी औरतों को अगवा कर लिया जाता है, और फिर उसके बाद क्या है कि इसमें अफसाना लाजवंती में सुंदर लाल लाजवंती का शौहर होता है, और नेकी राम, रसालू और लाल चंद क्या होते हैं, ये सुंदर लाल के दोस्त होते हैं। किसके? सुंदर लाल के। और सुंदर लाल की बीवी का नाम क्या होता है? लाजवंती होता है। और फिर उसके बाद जब इसको अगवा करके क्या है कि पाकिस्तान लेकर जाया जाता है, तो एक वक्त वो भी आता है कि क्या है कि जब खून की नदियाँ बहना बंद हो जाती हैं, तो अब क्या है कि औरतों का तबादला होना शुरू किया जाता है। हिंदुस्तान में अगवा की गई औरतें पाकिस्तान को भेजी जाती हैं, और पाकिस्तान की अगवा की गई औरतें क्या, हिंदुस्तान की अगवा की गई औरतें जो पाकिस्तान में गई थी वह हिंदुस्तान वापस आना शुरू कर देती हैं। तो क्या है कि काफ़िला दर काफ़िला आता है, लेकिन क्या है सुंदरलाल लाजवंती को नहीं देखता है, तो बहुत अफसोस होता है। एक बार क्या है अचानक से लाल चंद आकर सुंदर लाल को बधाई देता है कि मैंने वाघा की सरहद पर क्या है लाजवंती को देखा है, जो कि क्या है कि अब आ गई है। तो इतना ही सुनना था कि क्या है कि सुंदर लाल तुरंत ही अमृतसर के लिए निकलता है, और वहाँ पे देखने के बाद क्या है लाजवंती को एकदम मायूस हो जाता है। वह ये अलग अलग अपने दिमाग में, दिल में एक तस्वीर बिठा के रखा था कि लाजवंती वहाँ पे बहुत परेशान होगी, पतली हो गई होगी, तो इस तरीके का, लेकिन उसका उल्टा पाया। तो क्या देखा कि लाजवंती बिल्कुल निखर गई है और वह खुश है, लेकिन लाजवंती उस क्या है कि चौराहे पे खड़ी होकर, जहाँ पे क्या है कि तबादला हो रहा था औरतों का, वहाँ पे कपकपी हो रही है उसको। तो ये सारी की सारी दास्तानें हैं जो इस लाजवंती में उसमें बताया भी गया। जिन लोगों ने वह वीडियो नहीं देखी है वह वीडियो जाकर देख ले। बस यहाँ पे दोस्तों पूछा जा रहा है कि राजेंद्र सिंह बेदी ने अफसाना लाजवंती किस सन में तहरीर किया है? क्या 1956 में किया है, 1965 में किया है, या 1951 में किया है, या 1935 में किया है? तो दोस्तों राजेंद्र सिंह बेदी ने अफसाना लाजवंती 1951 में तहरीर किया है। किस सन में तहरीर किया? 1951 में तहरीर किया। और ये तहरीर करदा अफसाना लाजवंती राजेंद्र सिंह बेदी का अफसाना अपने दुख मुझे दे दो, अपने दुख मुझे दे दो, जो शाया हुआ 1965 ईस्वी में, जो शाया हुआ 1965 ईस्वी में, इसी में शामिल अफसाना है। तो लाजवंती किस राजेंद्र सिंह बेदी के किस अफसाने में शामिल है? वह अपने दुख मुझे दे दो में शामिल है। अपने दुख मुझे दे दो कब शाया हुआ? 1965 में शाया हुआ। राजेंद्र सिंह बेदी ने लाजवंती किस सन में लिखा? 1951 ईस्वी में लिखा है। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल क्या है कि रज़ा अली वहशत कलकत्तवी किसके शागिर्द थे? किसके शागिर्द थे? क्या मोहम्मद शमसुल रहमान के थे, मोहम्मद शमसुल हक के थे, या मोहम्मद मजहरुल हक शम्स फरीदपुरी के थे, या दाग दहलवी के थे? तो रज़ा अली वहशत इंशाल्लाह इस पे भी इन पे भी क्या है कि वीडियो आप लोगों के सामने बहुत ही जल्द आने वाली है। क्या है कि ये जो शागिर्द थे वो किसके थे? मोहम्मद मजहरुल हक शम्स फरीदपुरी के थे। और मोहम्मद मजहरुल हक शम्स फरीदी जो थे वह दाग दहलवी के शागिर्द थे। किसके शागिर्द थे? दाग दहलवी के शागिर्द थे। तो रज़ा अली वहशत कलकत्तवी किसके शागिर्द थे? मोहम्मद मजहरुल हक शम्स फरीदपुरी के शागिर्द थे। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे हमारा सही है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि जिसमें क्या है कि पूछा जा रहा है कि मज़ामीन वहशत मगरबी बंगाल उर्दू एकेडमी की जानिब से किस सन में शाया हुआ? किस सन में शाया हुआ? मज़ामीन वहशत जो कि क्या है कि ये वहशत के मज़ामीन का मजमुआ है, जिसको ख़ुद अपनी ज़िंदगी में उन्होंने शाया नहीं कर पाए थे। तो क्या है कि उनके इंतकाल के बाद क्या है कि मगरबी बंगाल उर्दू एकेडमी की जानिब से इसको शाया किया गया है इकट्ठा करके। यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि मज़ामीन वहशत मगरबी बंगाल उर्दू एकेडमी की जानिब से किस सन में शाया हुआ? क्या 1970 में शाया हुआ, या 1980 में शाया हुआ, या 1982 में शाया हुआ, या 1985 में शाया हुआ? तो दोस्तों मज़ामीन वहशत जो मगरबी बंगाल उर्दू एकेडमी की जानिब से जो शाया हुआ है वह 1982 ईस्वी में शाया हुआ। कब वो शाया हुआ है? 1982 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे हमारा सही है। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि जेल में कौन अफसाना निगार
कौन अफसाना निगार मोहसिन लाहौरी के नाम से अफसाना लिखा है? जेल में किसने क्या है मोहसिन लाहौरी के नाम से अफसाना लिखा है? क्या वो मुंशी प्रेमचंद हैं, कृष्णचंद है, राजेंद्र सिंह बेदी हैं या सआदत हसन मंटू हैं? तो दोस्तों कि इसमें क्या है, राजेंद्र सिंह बेदी वो हैं कि जिन्होंने क्या है शुरुआत में क्या है कि बेदी के नाम से अफसाना नहीं लिखते थे, बल्कि क्या है मोहसिन लाहौरी के नाम से अफसाना लिखा करते थे। मोहसिन लाहौरी के नाम से अफसाना लिखा करते थे। और राजेंद्र सिंह बेदी का जो पंजाबी ज़बान में जो पहला अफसाना है वह क्या है, दुख सुख है। क्या है? दुख सुख है। दुख सुख। अब इसमें क्या है कि ये पंजाबी ज़बान में और ये रिसाला सारंग में शाया हुआ था। किस में शाया हुआ था? सारंग में शाया हुआ था। और इनका जो उर्दू में पहला अफसाना है वह क्या है, महारानी का तोहफ़ा है। क्या है? महारानी का तोहफ़ा है, पहला अफसाना है उर्दू में। और दुख सुख क्या है, पहला अफसाना पंजाबी में है। क्या है? पंजाबी में। यहीं से 1932 में इन्होंने क्या है अपनी अदबी ज़िंदगी का आगाज़ किया था, सुख दुख लिखकर पंजाबी ज़बान में। ठीक। और यहाँ क्या है कि शुरुआत में मोहसिन लाहौरी के नाम से अफसाना लिखा करते थे। ये दोस्तों क्या है, ये PYQ है कि क्या है कि दर्ज झेल में कौन से ऐसे अफसाना निगार हैं जो मोहसिन लाहौरी के नाम से अफसाना लिखा करते थे। इंशाल्लाह कल या परसों आप लोगों को PYQ की वीडियो भी मिल जाएगी। तो मोहसिन लाहौरी के नाम से लिखने वाले कौन है? राजेंद्र सिंह बेदी हैं। अगले सवाल में राजेंद्र सिंह बेदी ने अपना अफसाना सुख दुख किस ज़बान में तहरीर किया? अभी बात बताएं आप लोगों को, किस ज़बान में? पंजाबी ज़बान में तहरीर किया था। राजेंद्र सिंह बेदी का पहला अफसाना जो पंजाबी ज़बान में वह क्या है, सुख दुख है। क्या है? सुख दुख, जो कि पंजाबी ज़बान में लिखा हुआ राजेंद्र सिंह बेदी का अफसाना है। और राजेंद्र सिंह बेदी का जो अफसाना लाजवंती है वह क्या है कि हमारे क्या इसमें शामिल निसाब अफसाना है। ठीक, वेस्ट बंगाल TGT में। तो यहाँ पे राजेंद्र सिंह बेदी ने सुख दुख किस ज़बान में लिखा था? वो पंजाबी ज़बान में लिखा था। अगले सवाल में है कि दोस्तों रज़ा अली वहशत का इंतकाल कब और कहाँ पे हुआ? बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल बन सकता है, इसको रट लीजिएगा आप लोग। क्या है कि रज़ा अली वहशत का इंतकाल कब और कहाँ हुआ? क्या 18 नवंबर 1881 में, क्या 16 दिसंबर 1885 में, या 30 जुलाई 1956 में, या 25 जनवरी 1950 में? तो दोस्तों रज़ा अली वहशत का इंतकाल जो हुआ है वह क्या है, 30 जुलाई को हुआ है। 30 जुलाई को हुआ है। कब हुआ? 30 जुलाई को 1956 में। और कहाँ पे हुआ है? ढाका में हुआ। कहाँ पे हुआ है? ढाका में। तो रज़ा अली वहशत का इंतकाल क्या है, 30 जुलाई 1956 ढाका में हुआ। और इनकी जो पैदाइश हुई है यहाँ पे दोस्तों क्या है कि ये उनकी पैदाइश की डेट है, 18 नवंबर 1881 को ये पैदा हुए हैं। कहाँ पे? कलकत्ता में। और इसी से एक साल पहले क्या है, प्रेमचंद की पैदाइश हुई है 1880 ईस्वी में। कहाँ पे? बनारस में हुई है। इसी तरीके से क्या है, एक दूसरे से कनेक्ट करके अगर डेट ऑफ बर्थ याद करेंगे तो आराम से याद हो जाया करेगी। ठीक। तो रज़ा अली वहशत का इंतकाल कब और कहाँ पे हुआ है? 30 जुलाई 1956 में ढाका में हुआ है। इनकी पैदाइश कब हुई है? 18 नवंबर 1881 को कलकत्ता में हुई। ठीक। अगले दो प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें पूछा जा रहा है कि गालिब से पहले उर्दू शायरी दिल वालों की दुनिया थी। दिल वालों की दुनिया थी। दिल्ली वालों की दुनिया थी, सॉरी, दिल्ली वालों की दुनिया थी। गालिब ने इसे जहन दिया। गालिब ने इसे जहन दिया। ये कौल किसका है? ये भी क्या PYQ का है। क्या ये कलीमुद्दीन अहमद ने कहा है, आले अहमद सुरूर ने कहा है, या एहतशाम हुसैन ने कहा, या उसलूब अहमद अंसारी ने कहा है? तो गालिब से पहले उर्दू शायरी दिल्ली वालों की दुनिया थी। गालिब ने उसे दिल वालों की दुनिया थी, सॉरी, यहाँ पे दिल वालों की ही दुनिया थी। गालिब ने उसे क्या किया है? जहन दिया है। तो ये कहने वाले कौन है? आले अहमद सुरूर हैं। कौन है? आले अहमद सुरूर हैं। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। फिर उसके बाद दोस्तों क्या है, गालिब का दीवान पहली बार किस सन में शाया हुआ? ये भी क्या है? PYQ है। गालिब का दीवान पहली बार किस सन में शाया हुआ? क्या 1841 में, 1847 में, या 1861 में, या 1862 में? तो दोस्तों जब हम लोगों ने गालिब का क्लास देखा था तो उसमें क्या है कि गालिब का दीवान उनकी ज़िंदगी में टोटल क्या है, 5 बार शाया हुआ है। कितनी बार? 5 बार शाया हुआ है। 5 बार शाया हुआ है। और कुछ लोगों का कौल ये भी है कि उनकी ज़िंदगी में क्या है, 6 बार शाया हुआ है। लेकिन ज़्यादा मोतबर क्या है
है कि 5 बार उनकी ज़िंदगी में शाया हुआ है। तो यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि गालिब का दीवान पहली बार किस सन में शाया हुआ है, पहली बार किस सन में शाया हुआ है। तो उसका सही जवाब होगा 1841 में। सही जवाब क्या होगा? 1841 में। और गालिब का दीवान दूसरी बार कब शाया हुआ है? 1847 में। तीसरी बार कब शाया हुआ है? 1861 में। 34 बार जो शाया हुआ है वह 1862 में शाया हुआ है। और 5वीं बार जो शाया हुआ है वह 1863 ईस्वी में। इस तरीके से क्या है, गालिब का दीवान उनकी ज़िंदगी में क्या है, 5 बार शाया हुआ। और इंतकाल कब हुआ है? 1869 में। 1869 में क्या है, गालिब का इंतकाल हो गया। ठीक, तो क्या है, गालिब का दीवान उनकी ज़िंदगी में कितनी बार शाया हुआ है? 5 बार। पहली बार क्या है? 1841 ईस्वी में शाया हुआ है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें पूछा जा रहा है, ये भी क्या है, इंपॉर्टेंट है कि मुंशी प्रेमचंद डिप्टी इंस्पेक्टर ऑफ मदारिस कब बने थे? डिप्टी इंस्पेक्टर ऑफ मदारिस कब बने थे? क्या 26 जुलाई 1910 को बने थे, या 24 जून 1909 को बने थे, या 27 अगस्त 1912 को बने थे, या 13 जून 1925 को बने थे? तो दोस्तों, जो मुंशी प्रेमचंद जो डिप्टी इंस्पेक्टर ऑफ मदारिस जो बने थे वह क्या है कि 24 जून 1909 को बने थे। कब बने थे? 24 जून 1909 को बने थे। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि जिसमें पूछा जा रहा है कि प्रेमचंद की, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है कि प्रेमचंद की शरीके हयात शिवरानी ने प्रेमचंद के ऊपर कौन सी किताब लिखी है? इनकी जो शरीके हयात थी, जिनका नाम था क्या है, शिवरानी, इन्होंने जो दूसरी शादी की थी वह क्या है, बाल विधवा से शादी की थी। किससे? बाल विधवा से शादी की थी 1906 ईस्वी में। 1906 ईस्वी में। ठीक, पूछा जा रहा है कि क्या शिवरानी ने प्रेमचंद के ऊपर कौन सी किताब लिखी? क्या प्रेमचंद के मसाइल लिखी, प्रेमचंद घर में लिखी, प्रेमचंद के अफसानवी खसूसियात लिखी, या प्रेमचंद ख़ानदान की नज़र में लिखी? तो दोस्तों, प्रेमचंद की जो शरीक हयात शिवरानी थी, उन्होंने क्या प्रेमचंद के ऊपर प्रेमचंद घर में तसनीफ़ की थी। प्रेमचंद घर में, ये किसकी तसनीफ़ है? मुंशी प्रेमचंद की शरीक हयात शिवरानी देवी की तसनीफ़ है। शिवरानी देवी की तसनीफ़ क्या है? प्रेमचंद घर में। ये प्रेमचंद के ऊपर इन्होंने क्या है, तसनीफ़ लिखी थी। ठीक, तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। अगले सवाल में पूछा जा रहा है, जो कि बहुत ही आसान है और बार बार ये सवाल पूछा भी जाता है, प्रेमचंद का असल नाम क्या था? धनपत राय श्रीवास्तव था, नवाब राय श्रीवास्तव था, मोहसिन लाहौरी था, मोहसिन कानपुरी था? तो प्रेमचंद का असल नाम क्या था? धनपत राव श्रीवास्तव था। क्या था? धनपत राव श्रीवास्तव, जिसको उनके पिता ने रखा था। किसने रखा था? उनके पिता ने। और उनके चचा ने क्या नाम रखा था? नवाब राय नाम रखा था। क्या नाम रखा था? नवाब राय नाम रखा था। यहाँ पे प्रेमचंद का असल नाम पूछा जा रहा है, तो ये क्या है? धनपत राय श्रीवास्तव था। और उनका कलमी नाम क्या था जो उनके चचा ने रखा था? वो नवाब राय। फिर उसके बाद क्या है कि नवाब राय भी इन्होंने इस्तेमाल करना छोड़ के क्या है, प्रेमचंद इस्तेमाल करना शुरू किया था अपने क्या है, मुंशी दयानारायण निगम के, जो कि उनके दोस्त थे और ज़माना के मुदीर भी थे। तो उनके समझाने पर, उनके मशवरे पर क्या है, इन्होंने क्या है कि प्रेमचंद नाम का इस्तेमाल करना शुरू किया था। ठीक, तो यहाँ पे धनपत राय श्रीवास्तव, ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि हिंदुस्तान का गोरकी किसे कहा जाता है? हिंदुस्तान का गोरकी किससे कहा जाता है? क्या राजेंद्र सिंह बेदी को कहा जाता है, सआदत हसन मंटू को कहा जाता है, मुंशी प्रेमचंद को कहा जाता है, या मीर तकी मीर को कहा जाता है? दोस्तों, ये चार के चारों शामिल निसाब उदबा और शोरा हैं, और अदीब और शोरा हैं, शायर हैं। लेकिन पूछा जा रहा है कि हिंदुस्तान का गोरकी किसे कहा जाता है? देखिए दोस्तों, जो गोरकी था वह क्या है कि रूसी साहित्य का बहुत ही बड़ा उपन्यास क्या है, नावली निगार था। ये अपनी नावलों में क्या है कि देहाती ज़िंदगी की अक्कासी करता था। तो क्या है कि जिस तरीके से गोरकी अपनी नावल में देहाती ज़िंदगी की अक्कासी करते थे, उसी तरीके से मुंशी प्रेमचंद अपने अफसाने में देहाती ज़िंदगी की अक्कासी करते थे। इसी वजह से क्या है कि हिंदुस्तान का गोरकी प्रेमचंद को कहा जाता है। हिंदुस्तान का गोरकी किसको कहा जाता है? प्रेमचंद को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। ठीक, अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि दर्ज झेल में से कौन सा रिसाला मुंशी प्रेमचंद ने निकाला था? मुंशी प्रेमचंद ने निकाला था। पहले ऑप्शन में कहा जाता है ज़माना, दूसरे ऑप्शन में है जागरण, तीसरे ऑप्शन में हंस, चौथे ऑप्शन में है हंस और जागरण दोनों। तो मुंशी प्रेमचंद के ज़रिए निकाला गया अब जो रिसाला है वह क्या है? जागरण भी है और हंस भी है। जागरण भी उन्होंने क्या है निकाला है, और हंस भी उन्होंने निकाला है। तो यहाँ पे हमारा चौथा ऑप्शन यानी हंस और जागरण दोनों सही हो जाएगा।
जाएगा कि मुंशी प्रेमचंद ने कौन सा रिसाला निकाला है, हंस और जागरण दोनों रिसाला निकाला है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे हमारा सही है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि जिसमें कहा जा रहा है कि वालिद के इंतकाल के वक्त मीर तकी मीर की उम्र कितनी थी। जब मीर तकी मीर के वालिद का इंतकाल हुआ तो उस वक्त मीर तकी मीर कितने साल के थे, पूछा जा रहा है। क्या 14 साल के थे, 16 साल के थे, या 11 साल के थे, या 12 साल के थे। तो दोस्तों जब मीर तकी मीर का इंतकाल हुआ है तो मीर तकी मीर के वालिद से साहब का इंतकाल हुआ है तो उस वक्त मीर तकी मीर की उम्र कितनी थी, 11 साल की थी। कितनी सी थी, 11 साल की थी। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे हमारा सही है। अगले सवाल के में पूछा जा रहा है कि मीर तकी मीर का तज़किरा नुकातुश शोरा की तकमील किस सन में हुई। मीर तकी मीर का क्या है पहला तस्करा भी माना जाए। उर्दू का पहला तस्करा नहीं बल्कि क्या है कि ये फ़ारसी ज़बान में लिखा गया उर्दू शोरा का तस्करा है। उर्दू शोरा का तस्करा है जो कि फ़ारसी ज़बान में लिखा गया, लेकिन गुलशन हिंद को सबसे पहला उर्दू तस्करा माना जाता है, लेकिन इसको क्या है कि फ़ारसी ज़बान में ये लिखा गया, इस वजह से इसको पहला तस्करा उर्दू का नहीं माना जाता। क्योंकि ये फ़ारसी ज़बान में उर्दू शोरा का तस्करा लिखा गया जिसमें 103 शोरा के बारे में लिखा गया है। 103 शोरा के बारे में क्या है कि मीर तकी मीर ने लिखा है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि मीर तकी मीर का तस्करा नुकातुश शोरा की तकमील कब हुई। नुकातुश शोरा को मीर तकी मीर ने किस सन में मुकम्मल किया था। क्या 1750 में मुकम्मल किया था, या 1749 में मुकम्मल किया था, या 1752 ईस्वी में मुकम्मल किया था, या 1751 ईस्वी में मुकम्मल किया था। तो दोस्तों मीर तकी मीर का तस्करा नुकातुश शोरा जो तकमील हुआ था, मुकम्मल हुआ था, वह 1752 ईस्वी में मुकम्मल हुआ था। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे हमारा सही है। अगले सवाल में पूछा जा रहा है, ये भी क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल। ठीक, इस मसनवी की ज़बान 100 साल बाद के इंसानों की ज़बान के मुशाबे है। मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने ये कौल किस मसनवी के मुतालिक कहा था। क्या सहरुल बयान के मुतालिक कहा था, गुलजार नसीम के मुतालिक कहा था, या कुतुब मुश्तरी के मुतालिक कहा था, या पदम राव के मुतालिक कहा था। तो दोस्तों मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने जिस मसनवी के मुतालिक ये कहा था कि इस मसनवी की ज़बान 100 साल बाद के इंसानों की ज़बान के मुशाबे है, तो वो मसनवी है मीर हसन की मसनवी जो लिखी गई है कब, 1784 और 85 और 85 में। किसके ज़माने में, आसिफुद्दौला के ज़माने में। किसके ज़माने में, आसिफुद्दौला के ज़माने में। ठीक, तो क्या है कि इसी मसनवी के बारे में मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने ये कहा था कि इस मसनवी की ज़बान 100 साल बाद के इंसानों के ज़बान के मुशाबे है। ठीक, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे हमारा सही है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि जिसमें पूछा जा रहा है कि मीर तकी मीर का तज़किरा नुकातुश शोरा के जवाब में, अभी पूछा गया था ना कि मीर तकी मीर का तज़किरा नुकातुश शोरा कब मुकम्मल हुआ, तो वो 1752 ईस्वी में मुकम्मल हुआ था। कब मुकम्मल हुआ था, 1752 ईस्वी में। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि नुकातुश शोरा के जवाब में माशूक चहल साले खुद किसने तहरीर किया। ये क्या है, मीर तकी मीर का तज़किरा नुकातुश शोरा के जवाब में लिखा हुआ क्या है, लिखी हुई तसनीफ़ है माशूक चहल साले खुद। लेकिन ये पूछा जा रहा है किसके ज़रिए लिखा गया है। क्या सआदत यार खान रंगीन के ज़रिए लिखा गया है, या मोहम्मद मीर यार खान खाकसार के ज़रिए लिखा गया है, या सिराज औरंगाबादी के ज़रिए लिखा गया, या ख्वाजा मीर दर्द के ज़रिए लिखा गया है। तो दोस्तों क्या नुकातुश शोरा के जवाब में माशूक चहल साले खुद जो लिखा गया है वह किसके ज़रिए लिखा गया है, मोहम्मद मीर यार खाकसार के ज़रिए लिखा गया। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे हमारा सही है। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि मीर हसन ने मसनवी सहरुल बयान किसके अहद में लिखी थी। क्या अभी बताया था, क्या शुजाउद्दौला के, या आसिफुद्दौला के, या बहादुर शाह जफ़र की, या शाह आलम के। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे हमारा सही है, जो कि अभी ऊपर मैंने आपको बताया भी है। क्या है, 1784-85 में लिखा गया है, और 1786 में दोस्तों मीर हसन का इंतकाल भी होता है। 1786 ईस्वी में मीर हसन ने क्या है कि अपने इंतकाल के 2 साल पहले क्या है, 1 से 2 साल, क्योंकि 84 और 85 है ना, तो 1 से 2 साल पहले क्या है कि मसनवी सहरुल बयान तसनीफ़ किया था। इसी वजह से क्या है कि मीर हसन की आखिरी मसनवी और तबाजात मसनवी भी इसी को कहा जाता है। किसको, सहरुल बयान को। ये किसके ज़माने में लिखा गया है, आसिफुद्दौला के ज़माने में लिखा गया। दोस्तों क्या है कि अब बात यहाँ पे ज़हन नशीं गौरतलब है कि 1884-85 में मीर हसन ने मसनवी सहरुल बयान लिखा आसिफुद्दौला के ज़माने में। ठीक,
मीर तकी मीर जब आसिफुद्दौला की दावत पे जब लखनऊ आए थे तो वो यही सन था, इसी के 3 साल पहले 1781 में आसिफुद्दौला की दावत पर क्या है ये लखनऊ आए थे। कौन? मीर तकी मीर। कौन? मीर तकी मीर। मीर तकी मीर किसकी दावत पर? आसिफुद्दौला की दावत पर आए थे। कब? 1881 ईस्वी में। कहाँ पे? लखनऊ में। ये भी बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। ठीक, अगले सवाल में है गिलक्रिस्ट की रहनुमाई में मीर हसन की मसनवी सहरुल बयान का मुकदमा किसने लिखा? देखिए दोस्तों, फोर्ट विलियम कॉलेज की तरफ से 1805 में क्या है कि मीर हसन की मसनवी सहरुल बयान क्या है शाया हुई थी। और किसकी रहनुमाई में? गिलक्रिस्ट की रहनुमाई में। और गिलक्रिस्ट की फरमाइश पे किसने मीर हसन की मसनवी सहरुल बयान का मुकदमा लिखा था? क्या बहादुर अली हुसैनी थे, मिर्ज़ा अली लुत्फ़ थे, मीर शेर अली अफसोस थे, या मीर अमन थे? तो दोस्तों, गिलक्रिस्ट की फरमाइश पे मीर हसन की मसनवी सहरुल बयान का जिनने मुकदमा लिखा था वो कौन थे? मीर शेर अली अफसोस थे। कौन थे? मीर शेर अली अफसोस थे। यहाँ पे यानी मीर शेर अली अफसोस ने मसनवी सहरुल बयान का मुकदमा लिख के 1805 में क्या है कि फोर्ट विलियम कॉलेज के ज़रिए उसकी मदद से क्या है इसको शाया किया था। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे हमारा मीर शेर अली अफसोस यानी मसनवी सहरुल बयान का मुकदमा किसने लिखा? मीर शेर अली अफसोस ने। ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पे सही है। अगले सवाल में है कि क्या है कि महासिने कलाम गालिब किसकी तसनीफ़ है? क्या डॉक्टर सैयद अब्दुल्ला की है, अब्दुर्रहमान बिजनौरी की है, कैफ़ी आज़मी की है, या ज्ञानचंद जैन की है? तो दोस्तों, महासिने कलाम गालिब जो तसनीफ़ है वह किसकी है? अब्दुर्रहमान बिजनौरी की है। किसकी है? अब्दुर्रहमान बिजनौरी की है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। अगले सवाल में है जो कि आखिरी सवाल है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि सर सैयद और उसके नामवर रुफ़का दर्जा झेल में किसकी तसनीफ़ है? यह क्या एक तसनीफ़ का नाम है? क्या सर सैयद और उनके नामवर रुफ़का क्या फ़ज़ल अहमद फ़ज़ली की है, अब्दुर्रहमान बिजनौरी की है, या डॉक्टर सैयद अब्दुल्ला की है, या बानो कुदसिया की है? तो दोस्तों, सर सैयद और उसके नामवर रुफ़का ये जो तसनीफ़ है किसकी है? डॉक्टर सैयद अब्दुल्ला की है। डॉक्टर सैयद अब्दुल्ला की तसनीफ़ है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। तो दोस्तों, आज का सेशन यहीं पे ख़त्म होता है। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। हो सकता है कि वो आपका क्लास हो या प्रैक्टिस सेट हो। तो आप कमेंट के बॉक्स में ज़रूर क्या है कि इसकी राय दें कि हम लोग क्या है क्लास करें या इसी प्रैक्टिस सेट के तौर पे उसको ज़ेली बात बताते हुए आगे क्या है कि हम लोग वेस्ट बंगाल टीजीटी और पीजीटी की तैयारी करते रहें। जैसा कि आप लोगों का कमेंट होगा इंशाल्लाह उसी तरीके से क्या वीडियो आप लोगों के सामने लाई जाएगी। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और क्या है ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी जुड़ने की राय दें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। जब तक कि आप लोग अपने इम्तिहान की तैयारी करते रहें। अल्लाह हाफिज़।